Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बात होगी। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती की है। अंशुमान सर से जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद टैरिफ के असर पर बात होगी। अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट में 37% से ज्यादा की गिरावट आई है। जीटीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। अगली खबर जीएसटी कटौती के असर से जुड़ी है। इस कटौती के बावजूद अक्टूबर के दौरान छोटी कारों की बिक्री नहीं बढ़ पाई, हालांकि कुल कार बिक्री में बढ़ोतरी जरूर आई है। इसके बाद सरकारी बॉन्ड्स में बढ़ते विदेशी निवेश का विश्लेषण होगा। अंशुमान सर से जानेंगे कि इसकी क्या वजह है। अक्टूबर के दौरान सरकारी बॉन्ड्स में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी निवेश आया है। अगली खबर ओपेक के फैसले से जुड़ी है। ओपेक देशों ने दिसंबर में भी उत्पादन बढ़ोतरी का फैसला किया है, लेकिन यह भी कह दिया है कि दिसंबर के बाद तेल उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी। अंत में रूस के तेल ठिकानों पर बढ़ते यूक्रेन के हमलों का विश्लेषण होगा। यूक्रेन ने रूस की तेल सप्लाई पर हमले बढ़ा दिए हैं और इसकी वजह से रूस की कमाई पर चोट पहुंच रही है। पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि गोल्ड सिल्वर से जुड़ी हुई है। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी के बावजूद सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती की है। गोल्ड के बेस इंपोर्ट प्राइस को $1327 प्रति 10 ग्राम से घटाकर $1285 कर दिया गया है। इसी तरह चांदी का बेस इंपोर्ट प्राइस $160 घटाकर $1556 प्रति किलो किया गया है। बेस इंपोर्ट प्राइस का इस्तेमाल इंपोर्ट ड्यूटी की गणना के लिए किया जाता है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार ने बेस इंपोर्ट प्राइस क्यों घटाया? ये थोड़ा महत्वपूर्ण कदम है, उसे समझने जैसा है। हालांकि बाजार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, पर लेकिन हमको दिख रहा है कि करीब आप मान के चले कि 1327 से 1285 के आसपास, तो 35 से $40 पर बैरल के पर ग्राम के हिसाब से, पर 10 ग्राम के हिसाब से सोने का बेस प्राइस घटा है और सिल्वर के बेस प्राइस में भी लगभग $100 के आसपास की कमी आई है। इसके संकेत ये लिए जा रहे हैं कि सोने की कीमतों में ताजी कटौती के बाद, गिरावट के बाद, अब आरबीआई की तरफ से सोने की नई मांग निकलने की संभावना है। तो जब बल्क में सोने की खरीद होगी तो उसमें ये रेट थोड़ा असर करेगा। आमतौर पर सोने की कीमतों में बेस प्राइस बढ़ाया जाता है ताकि सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिल सके, लेकिन अब सोने की कीमतें इतनी ऊंची हैं कि पहली बार बेस प्राइस कम किया जा रहा है, जिससे कि कस्टम ड्यूटी का कलेक्शन उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ऐसा दिखता है कि बाजार में कीमतें कम करने की कोशिश है। हालांकि कीमतों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। कोशिश ये है और संकेत ये है कि शायद आने वाले दिनों में आरबीआई की तरफ से नए सिरे से गोल्ड की परचेज या खरीद शुरू की जा सकती है, जिसमें उसे ये राहत या ये रियायत उसकी मदद करेगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। ई कॉमर्स रूट से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में एफडीआई को अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों मंत्रालयों को एक प्रस्ताव भी भेजा है और उस पर राय मांगी है। प्रस्ताव में सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए एफडीआई खोलने की बात कही गई है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ई कॉमर्स व इन्वेंट्री आधारित मॉडल क्या है, साथ ही सर ये भी समझाइएगा कि इसमें एफडीआई खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण कदम है भारत के ई कॉमर्स सेक्टर के लिए, और इसके पीछे बड़ी राजनीति और ग्लोबल कूटनीति से समझने की कोशिश करते हैं। पहले मॉडल समझते हैं। ई कॉमर्स में दो तरीके के मॉडल हैं जिन पर काम होता है। एक तो मॉडल है जो कि एक्सचेंज का मॉडल है, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां एक्सचेंज क्रिएट करती हैं और उस पर डिफरेंट रिटेलर्स को लिस्ट करती हैं और उनके सामान लोगों को ऑफर करती हैं, जो हम अमेजोन से या बाकी इस तरीके के प्रमुख
प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। और दूसरा ये है कि ये ही कॉमर्स कंपनियां अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करती हैं, बाजार से अपना सामान खरीद कर अपने पास रखती हैं, अपने ब्रांड्स भी क्रिएट करती हैं और उसके बाद उन्हें बेचती हैं। सरकार ने का ये मानना था शुरुआत में, और लंबे समय तक इस पर बहस चली थी, खासतौर से भारत के छोटे उद्योगों की मांग थी, जिसके आधार पर सरकार ने इन्वेंट्री मॉडल में एफडीआई की परमिशन नहीं दी थी, जबकि जो एक्सचेंज मॉडल है उसमें 100% एफडीआई अलाउड था, ऑटोमेटिक रूप से भारत में आता था। और उसी के उस मॉडल पर जो मार्केट प्लेस का मॉडल था, एक्सचेंज मॉडल था, उस मॉडल में अमेजन और फ्लिपकार्ट संचालित कर रही थी। अब इन्वेंट्री मॉडल में भी आने की छूट दी जा रही है और एफडीआई का प्रस्ताव है। अब ये आया कहां से समझना जरूरी है। ये धीरे धीरे अमेरिका को सहमत करने की और अमेरिका के साथ व्यापार संधि की तरफ बढ़ने की कोशिश है। जो लोग अमेरिका के साथ व्यापार संधि की खबरों को पिछले 6 महीने से करीब से देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर इस बात पर दबाव बनाया था कि भारत का ई कॉमर्स सेक्टर पूरी तरह बंद है, विदेशी निवेश की इजाजत नहीं है और भारत को अपने ई कॉमर्स सेक्टर को उदार करना चाहिए। उस उदारता में सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत अपने इन्वेंट्री मॉडल में एफडीआई अलाउ करे, यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भारत में बड़ी इन्वेंट्रीज क्रिएट करें, अपने सामान वहां कलेक्ट करें और उन्हें बेचना शुरू करें। इन्वेंट्री बनाकर ही वो बेटर डिस्काउंट ऑफर कर सकती है और इन्वेंट्री बनाकर ही वो अपने ऑपरेशंस को फायदे में ला सकती है। हालांकि इसमें एक कैच है, जो चर्चा अभी शुरू हुई है, जो प्रस्ताव गया है मंत्रालयों के पास, वो निर्यात आधारित इन्वेंट्री बनाने के लिए है। यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भारत में जो इन्वेंट्री बनाएंगी, उसमें जो सामान खरीदेंगी, उसे निर्यात के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पर ई कॉमर्स में विदेशी निवेश को लेकर एक बहुत बड़ी हिचक, एक बहुत बड़ा आग्रह, जो भारत की स्वदेशी जागरण मंच और घरेलू अर्थव्यवस्था की वजह से बना हुआ था, उसे टूटने के संकेत हमें मिलने लगे हैं, जैसा इस प्रस्ताव से समझ में आता। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी हुई है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट बताती है कि मई से सितंबर के दौरान भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट में 37% से ज़्यादा की गिरावट आई है। इस दौरान एक्सपोर्ट घटकर $5.5 अरब रह गया है, जो पहले $8.8 अरब था। सर, टैरिफ का असर आंकड़ों में दिखने लगा है। सर, इससे क्या पता चला है? जो ताजे आंकड़े और ताजे एनालिसिस हमें मिल रही है, वो भारत का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो 11 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है, $32 बिलियन के आसपास है। और अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ को निर्यात में बड़ी गिरावट आई है। ये जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो चार्ट दिख रहा है, ये तस्वीर दिखा रहा है भारत में विदेश व्यापार की, निर्यात और आयात की ट्रेड डेफिसिट की, जो कि रिकॉर्ड $32 बिलियन के आसपास है। अमेरिका को निर्यात में करीब 37% की गिरावट आई है और पहली बार सर्विसेज निर्यात में भी हमें कमी दिखाई दे रही है। अगर आंकड़े में देखें, मर्चेंडाइज निर्यात साल दर साल नीचे बढ़ा है, लेकिन महीने दर महीने आधार पर फ्लैट है। मर्चेंडाइज इंपोर्ट में सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक और तेल में भारी बढ़ोतरी हुई है। ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 13 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। पहली चिंता जो दिख रही है इन आंकड़ों में, वो ये है कि मर्चेंडाइज निर्यात तो भारत का घट रहा था, सर्विसेज निर्यात में गिरावट आई है। थोड़ा सा सर्विसेज सरप्लस दिखाई दे रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट 5% गिरा है। ये भी अमेरिका में टैरिफ का असर और अमेरिकी बाजार का असर है। सबसे ज्यादा असर जिन भारतीय निर्यात पर पड़ा है, उसमें अमेरिका के आंकड़ों को हम करीब से देखते हैं। अमेरिका को मई से सितंबर के दौरान निर्यात करीब 37.5% गिरा। $8.8 बिलियन से घट के $5.5 बिलियन पर आ गया। 4 महीनों में ही $3 बिलियन से $3.3 बिलियन का नुकसान भारतीय निर्यात को हुआ है। ये वो टैरिफ का असर है जो हमें अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर हमें जीडीपी पर दिखाई देगा। स्मार्टफोन्स में भी करीब 58% के आसपास की मंथ ऑन मंथ गिरावट है। 2024 में करीब 197% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रही थी। टेक्सटाइल, सी फूड, गेम्स, सब में 2.5 के अंकों की गिरावट दिखाई दे रही है और इसलिए 2026 में जीडीपी में 30 से 50 बेसिस पॉइंट की कमी हमें दिखाई देगी इन आंकड़ों की रोशनी। जी हाँ, ये आंकड़ों पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर, ये भी बताइए कि अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन को भी एक्सपोर्ट घटा है, इसकी क्या वजह है सर? यूरोपियन यूनियन को जो नई बाधाएं आई उसमें कार्बन टैक्स के कारण, टेक्सटाइल को लेकर जो सेफ कार्ड है और फार्मा निर्यात को लेकर दिक्कत आई है। अगर आप पूरे आंकड़ों को करीब से देखें जीटीआरआई की रिपोर्ट में, तो जो G7 का पूरा बाजार है उसमें भारत की एक्सेस सीमित होती दिखाई दे रही है और इसलिए जब तक यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की व्यापार संधि, जो ट्रेड डील है, FTA जिसकी तैयारी चल रही है, वो नहीं हो जाती, दोनों बड़े बाजारों में भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। अमेरिका तो एक तरह से टैरिफ के कारण लगभग बाजार
सीमित ही हो गया है। ईयू में जो नए नियम आए हैं उनका असर दिखाई दे रहा है। चीन को भी निर्यात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, हालांकि कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल, केमिकल्स में काफी कंपटीशन है। पूर्वी एशिया को भी भारत का निर्यात प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। और शॉर्ट टर्म तक ऐसा लगता है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट ऊंचा रहेगा, निर्यात कमजोर रहेंगे जब तक कि अमेरिका और ईयू से कोई संधि नहीं मिले। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि जीएसटी कटौती से जुड़ी हुई है। मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से की गई जीएसटी कटौती छोटी कारों की बिक्री को नहीं बढ़ा सकी है। अक्टूबर के दौरान अगर देखा जाए तो मारुति की छोटी कारों यानी अल्टो तथा एस्प्रेसो की बिक्री में 15% से ज़्यादा की गिरावट आई है। हालांकि जीएसटी कटौती से कुल कार बिक्री में बढ़ने में मदद ज़रूर मिली है। अक्टूबर में अगर देखा जाए तो मारुति की कुल बिक्री 10% से ज़्यादा, महिंद्रा की 31% से ज़्यादा और टाटा मोटर्स की 27% बढ़ी है। सर, छोटी कारों के बाजार में इतनी रौनक नहीं आई है, भीतर के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं सर? अब जीएसटी के कटौती के बाद बाजार में कारों के बाजार में हमने डिमांड देखी, पर अब जो आंकड़े अंदर से आ रहे हैं वो कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता रहे हैं जो हमें दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि मारुति सुजुकी की मिनी और कॉम्पैक्ट कार की सेल्स बढ़ी गई, लेकिन छोटी कारों की वो बिक्री अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई से नीचे है। और जो लंबी गिरावट थी उसका बहुत सीमित रिवर्सल हमें आंकड़ों में दिखाई दिया है। मिनी सेगमेंट जैसे ऑल्टो है, इनकी सेल्स केवल 9000 यूनिट्स अक्टूबर में दिखाई दी। हालांकि एस्प्रेसो इस कटौती के बाद भारत की सबसे सस्ती कार आ गई। तो अगर आप आबादी देखें और पुराने पीक ईयर्स में जो भारत की सेल्स थी छोटी कारों की, उस हिसाब से जीएसटी कटौती का हमें कोई बड़ा असर नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, अगर आप बाकी कारों की पूरी बिक्री देखें तो कई तिमाहियों में पहली बार अक्टूबर में ये एसयूवी से आगे निकल गई 85,000 यूनिट्स के आसपास। और छोटी कारों में मारुति के जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल वो 17% से बढ़कर 20% हो गया जीएसटी कटौती के बाद। पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारत के एस्पिरेशंस को टू व्हीलर से फोर व्हीलर की तरफ मूव करने वाला जो सेगमेंट था, जिसमें माना जा रहा था कि कारें तेजी से बिकेंगी, और जहां अगर आप ध्यान दें सबसे ज्यादा कटौती भी हुई थी आल्टो की और एस्प्रेसो के प्राइस में, इस रेंज की कारों में, वहां हमें बाजार का रिस्पांस बहुत ठंडा दिखाई पड़ा। और ये एक किस्म की पहेली है जो हमें बाजार के भीतर से तमाम आंकड़ों से दिखाई दे। सर, ये भी समझाइए कि मिनी सेगमेंट में रिकवरी क्यों नहीं आई? कई महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें दिखाई देते हैं जब आंकड़ों को देखें। एक तो ये कि जो शहरी और ग्रामीण खरीदार थे वो एसयूवी और फीचर रिच हैचबैक कारों के तरफ ज्यादा करीब से देख रहे थे। और जो बाइंग बाजार में आई वो नए ग्राहकों से ज्यादा अपग्रेड करने वाले खरीदारों की थी। इसलिए आपको बहुत ज्यादा बाइंग बाजार में दिखी उन लोगों की जिनके पास एक पुरानी कार थी, उन्होंने बेची और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड किया। ऑल्टो और एंट्री सेगमेंट की चमक बिल्कुल नहीं बाजार में दिखाई दिया, या यूं कहे कि घट गई। प्राइस जरूर 8 से 10% कम हुए, लेकिन कई शहरी ग्राहकों के लिए फिर भी वो महंगे थे। उनकी जेब की क्षमता के आधार पर या उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी उम्मीदों को वो सूट नहीं करते थे। तो जो थोड़ी महंगी कार ले सकते थे वो इससे ऊपर के कारों में। भीतर की बात देखें तो ग्रामीण मांग, जहां पर अल्टो का पारंपरिक बाजार है, एस्प्रेसो का कस्बाई मांग का बाजार है, वहां महंगाई बढ़ी हुई थी, ग्रामीण इनकम बढ़ी नहीं है और सेंटिमेंट पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। पेंटअप डिमांड तो बनी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि फाइनेंसिंग और ओनरशिप कॉस्ट का भी इशू था। फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ी, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़े, जीएसटी कट के बाद भी लोन और इंटरेस्ट रेट ऊंचे थे। बैंकों ने पोस्ट जीएसटी ऑटो फाइनेंस बढ़ाया, लेकिन पहली बार जो खरीदारी करने वाले बहुत सारे लोग थे वो उसके दायरे में नहीं आ पाए। तो ये भी एक फैक्टर था, इसने कारों की ओनरशिप की लागत को कम नहीं किया। टैक्स जरूर कम हुआ, कारों की प्राइस जरूर कम हुई। दूसरी चीज है कि हॉट सेलिंग छोटी कार डीलर्स ने पुश नहीं की। डीलर्स उन कारों पर फोकस कर रहे थे, महंगी कारों पर, जिन पर बेहतर मार्जिन थे, क्योंकि उन्हें पहले ही जीएसटी के कारण कीमतें कम करनी पड़ी थी। तो इसलिए वो पुश या उस तरीके का मार्केटिंग सपोर्ट भी नहीं दिखाई दिया। ये वजह है इन छोटी कारों की बिक्री ना होने। सर, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि भविष्य का आउटलुक क्या रहेगा? कि पिछले अनुभव भी ब्रजे बताते हैं कि एंट्री लेवल कारों पर जीएसटी कट पहले भी हुआ था, लेकिन मांग नहीं बढ़ती है। जब तक ग्रामीण इनकम नहीं बढ़ती, लोगों की आय नहीं बढ़ती और फाइनेंस की कॉस्ट कम नहीं हो जाती, तब तक डिमांड बढ़ने की संभावना नहीं है। दूसरा ये कि जब तक छोटी और कॉम्पैक्ट कारों के सेगमेंट में टू व्हीलर वाले लोग अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक यहाँ मांग नहीं आएगी। क्योंकि टू व्हीलर की कीमतों में कमी आई और बहुत सारे लोग जो कार खरीदने की इच्छा रखते भी थे, उनके लिए कार अफोर्डेबल नहीं थी। तो टू व्हीलर की मांग में हमने जीएसटी कटौती का असर ठीक ठाक देखा।
अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि जीएसटी से जुड़ी हुई है। जीएसटी के दरों में हुए बदलाव की वजह से कई राज्यों में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है। सरकार की तरफ से जारी अक्टूबर के जीएसटी कलेक्शन आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो 38 में से 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। कलेक्शन में सबसे ज्यादा कमी झारखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कलेक्शन बढ़ा है। इनमें कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात प्रमुख है। अक्टूबर के दौरान कुल कलेक्शन 4.6% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा है। सर, आपसे ये समझना चाहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भविष्य के बजट को लेकर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कि जीएसटी की असली चुनौतियां कटौती की अब शुरू हुई हैं। मैं यहाँ पे याद दिला दूं बोनस पॉइंट के दर्शकों को कि दिवाली वाले हफ्ते में हमने आपको एक पूरे अर्थम में ये बताया था कि जीएसटी कटौती का ये जो तोहफा है, ये जितना ऊपर से अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा है नहीं। बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं है, जीडीपी में उतनी रिकवरी नहीं दिख रही है और केंद्र और राज्य सरकारों को के लिए आने वाले समय में नुकसान को संभालना मुश्किल होगा। ये चीज समझना जरूरी है। वो अर्थ हम आप जाकर देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक भी मिल जाएगा। जो आंकड़े हमारे पास हैं वो ये बता रहे हैं कि राज्यों ने इसका पिंच पहले महसूस करना शुरू किया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 की दूसरी तिमाही में राज्यों को करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सीधे सीधे जीएसटी की रियायत के कारण होगा और इनकी जो शुद्ध हानि है वो टैक्स हस्तांतरण के बाद करीब करीब 1.4 लाख करोड़ की होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी कमी आएगी तो वो जो केंद्र से राज्यों को फायदा को ट्रांसफर होता है फंड, उसमें भी कमी आ रही है। राज्यों को ज्यादा बड़ा नुकसान उन राज्यों को हो रहा है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो जीएसटी की कटौती अब अपने राजकोषीय हिस्से में प्ले आउट करना शुरू कर रही है। आने वाले 1-2 महीनों में जब बजट की तैयारियां और मजबूती से सामने आएंगी तो सरकार को इसका नुकसान संभालने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस साल सरकार का राजकोषीय घाटा निर्णय अपने आकलन से ऊपर जा सकता है। और दूसरी चीज है कि खासतौर पर राज्यों को वैकल्पिक राजस्व जुटाने के लिए या तो खर्च काटने होंगे या नए तरीके के उपाय करने होंगे अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। विस्तार से इस पूरे मामले में जानना चाहते हैं कितना घाटा बढ़ेगा, कितनी बारोइंग आने वाले समय में बढ़ेगी, राज्य सरकारों को कितनी बारोइंग की जरूरत होगी, केंद्र को कितने कर्ज की जरूरत होगी, हमारे आप पर क्या असर पड़ेगा। तो इस अर्थम को जरूर देखिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगली खबर की ओर चलते हैं। यूएस में ब्याज दर घटने की वजह से देश के सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो अक्टूबर के दौरान एफआईआर रूट के जरिए सरकारी बॉन्ड्स में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एफपीआई निवेश दर्ज किया गया है और ये निवेश 7 महीने में सबसे ज्यादा है। सर, सरकारी बॉन्ड्स में निवेश का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, क्या बता रहा है? साथ ही ये भी बताइए सर, निवेश बढ़ने की वजह क्या है? ये खबर थोड़ी सरकार और आरबीआई के लिए अच्छी है। केंद्र सरकार के लिए कर्ज की मांग बढ़ेगी, जैसा कि हमने आपको जीएसटी की कटौती के संदर्भ में बताया। अक्टूबर में के 7 महीनों में सबसे ज्यादा मासिक इनफ्लो हुआ है। जो फुली एक्सेसिबल रूट है उससे सरकारी बॉन्ड में करीब करीब 1.5-1.6 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश हुआ है। सरकारी सिक्योरिटीज में एफपीआई की होल्डिंग अब 2 गुनी हो गई है, 3.17 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। फेड का रेट कट था, आरबीआई ने रुपए में बार बार दखल दिया और थोड़े ग्लोबल ट्रेड सिग्नल्स भी अच्छे हुए हाल फिलहाल के महीनों में अमेरिका और चीन के बीच संधि को लेते हुए। जो महत्वपूर्ण वजह है कि भारत के इक्विटी बाजार से तो विदेशी निवेशक निकल रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। हाल में थोड़ी खरीद आई है लेकिन बहुत वॉलेटाइल रुख बना हुआ है। बॉन्ड मार्केट में विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत ही नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है और इसकी कई बेहद दिलचस्प वजह है। एक तो जो यील्ड और रेट डिफरेंशियल है वो अमेरिका और भारतीय बॉन्ड बाजारों के बीच में बढ़ा हुआ है। भारत की 10 साल की जीसेक यील्ड 6.3% पर है, अमेरिका की ट्रेजरी में 4% है और इसलिए 2% का अच्छा आर्बिट्राज मिल रहा है। अमेरिका में रेट कट और हो रहा है, इसलिए भारत में फिक्स्ड इनकम के रिटर्न और ज्यादा बढ़ रहे हैं। भारत में ब्याज दरों में कमी अमेरिका की तुलना में थोड़ी धीमी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जो लोग करीब से बोनस पॉइंट देख रहे हैं उनको हम बताते रहे बात कि आरबीआई ने शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन लिमिट हटा दी थी एफपीआई के निवेश पर बॉन्ड्स के लिए। सेबी ने डेडिकेटेड जीसेक एफपीआई खोला, केवाईसी सरल किया और ग्लोबल फंड मैनेजर्स के लिए नियम आसान किए। इसका फायदा भारत को बॉन्ड्स में विदेशी निवेश के तौर पर मिला। इसके अलावा जेपी मोर्गन के इंडेक्स में इंडिया को इंक्लूड किया गया, एफटीएसी ब्लूमबर्ग में भी शामिल किया गया। पैसिव इंडेक्स से करीब करीब मार्च 2025 तक 18 से 23 बिलियन डॉलर का इनफ्लो
आया है। G6 के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग और यील्ड कम करने में इससे मदद मिली है। तो आने वाले दिनों में G6 पर यील्ड थोड़ी संतुलित रहेगी, सिस्टम लिक्विडिटी का सपोर्ट रहेगा और सरकारी बारोइंग को मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार बड़ी बारोइंग करने वाली है और बाजार में लिक्विडिटी नहीं है, तो विदेशी निवेशकों का पैसा भारतीय बैंकों से जाने वाले पैसे का विकल्प बनता दिखाई देगा। करेंसी का डिप्रिसिएशन का रिस्क आरबीआई थोड़ा सीमित रख रहा है, क्योंकि बार बार दखल दे रहा है। और दूसरी चीज है कि ये जो बॉन्ड का निवेश है, ये इक्विटी से जो एफपीआई का निवेश निकल रहा है, जो आउटफ्लो हो रहा है, उसको बैलेंस कर। सर ये भी समझाइए कि सरकारी बॉन्ड्स में निवेश बढ़ने का बाजार पर क्या असर है? बाजार को राहत मिल रही है, थोड़ा इक्विटी आउटफ्लो में को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा ये कि जो बाजार में लिक्विडिटी का क्रंच बार बार आता था, जिसमें कि आरबीआई को लिक्विडिटी मैनेज करने में चुनौती होती थी सरकार के कर्ज के लिए, तो सरकार के बॉन्ड्स में विदेशी निवेश आ रहा है। तो पिछले 2 साल से जिस बात की कोशिश चल रही थी, संयोग से ऐसा हुआ है कि विदेशी निवेश, जो इक्विटी है उसमें तो विदेशी निवेश कम हुआ है, पर बॉन्ड में इसमें बढ़ोतरी होती दिखाई दे। अगली खबर क्रूड प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने दिसंबर में भी उत्पादन बढ़ोतरी का फैसला किया है। दिसंबर में तेल उत्पादन में ओपेक प्लस रोजाना 1.37 लाख बैरल बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि दिसंबर के बाद उत्पादन बढ़ोतरी को फिलहाल बंद करने का फैसला हुआ है। ओपेक प्लस के इस कदम का असर बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $65 के ऊपर पहुंच गया है। सर ओपेक ने अपना फैसला तो ले लिया है प्रोडक्शन को लेकर, सर आपसे समझना चाहते हैं कि ओपेक को अब बाजार में क्या महसूस हो रहा है? ओपेक को 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो बाजार में ग्लट जैसी परिस्थिति बनती दिख रही है। ओपेक ने लगातार अपने उत्पादन में बढ़ोतरी की है, जो पिछली कटौतियां थी उनको लगभग अब बराबर कर लिया गया है। तो इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर के लिए ओपेक अपने उत्पादन में बढ़ोतरी पॉज करेगा। फिलहाल जो हाइक होनी है दिसंबर में, वो 1,37,000 बैरल पर डे की होगी, क्योंकि 2026 में ओपेक के अपने आकलन ऑयल ग्लट के हैं। कीमतें भी $60 पर बैरल के आसपास दिख रही। शुरुआत में लग रहा था कि रूस पर जो प्रतिबंध आए हैं, जो सख्ती हुई है, उसके बाद बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आएगी, और वैसा दिखाई नहीं दिया है। और ओपेक के देशों ने देश अब $50 से नीचे नहीं जाने देंगे कच्चे तेल की कीमत को, यहां तक वो स्थिर रखना चाहते हैं। $60, $65 के आसपास तमाम अर्थव्यवस्थाओं के लिए जरूरी कुशन मौजूद है। अब यहां से बात थोड़ा सा एक दिलचस्प दौर शुरू हो रहा है। अगर यहाँ कहीं बड़ा सप्लाई बॉटलनेक आता है बाजार में, कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है या कोई टकराव होता है और ओपेक अपने उत्पादन में बढ़ोतरी को रोक देता है, तो बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में में एक बढ़ोतरी की गुंजाइश बनती दिखाई देती है। नहीं तो ओपेक को लग रहा है कि कीमतें $60 के आसपास स्थिर रहेंगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार को यूक्रेन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल उसकी तरफ से रूस के तेल ठिकानों पर 160 हमले किए गए हैं। इनमें 20 हमले तो सितंबर और अक्टूबर के दौरान ही हुए हैं। इन हमलों के जरिए यूक्रेन ने रूस की तेल से होने वाली कमाई को चोट पहुंचाई है, जिस वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो युद्ध की फंडिंग भी कम होगी। सर रूस पर हमलों और प्रतिबंधों के बाद वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? रूस पर दोहरी चोट है इस समय। एक तो यूक्रेन के हमले हैं, जैसे आपने बताया कि 21 से ज्यादा रिफाइनरी हमले हुए हैं अक्टूबर तक, जिसमें जो करीब रूस की 38% के आसपास रिफाइनिंग क्षमता यूक्रेन के टारगेट में आई है, और जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव है। और इसके अलावा रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। ये कंपनियां रूस के तेल उत्पादन का 50% संभालती हैं, ग्लोबल सप्लाई का 5% हिस्सा इनके पास है। और इससे जो बड़ा असर दिख रहा है कि रिफाइनिंग क्षमता करीब 17 से 20% तक घट गई है। करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन अब ऑफलाइन हो गया, यानी उत्पादन उपलब्ध नहीं हो रहा है। अक्टूबर में 21 रिफाइनरियां इन हमलों से प्रभावित हुई हैं। रियाजान, सिजरान, वोल्गोग्राड। पेट्रोल डीजल का उत्पादन 10% कम है। घरेलू कमी बढ़ गई है रूस में, निर्यात पर बैन बढ़ा है। भारत और चीन ने रोजनेफ्ट और लुकोइल का तेल खरीदना रोक दिया है। डिस्काउंट बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन तेल के ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। कच्चे तेल का निर्यात तो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन रिफाइंड प्रोडक्ट्स में गिरावट है। शैडो फ्लीट के जरिए बिक्री मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो कंपनियां शैडो फ्लीट्स ऑपरेट करती हैं उन पर प्रतिबंध लगने का, उनका बीमा और उनके राइट्स बंद होने का असर है। वित्तीय संकट बढ़ा है रूस के लिए। रूस की जो टोटल इनकम है उसका 40% करीब तेल और गैस से आता है।
इसमें 24% की गिरावट का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ का आकलन घटाया है, IMF ने ग्रोथ आकलन घटाया है, और घरेलू औद्योगिक संकट बढ़ रहा है। 57 से ज्यादा क्षेत्रों में ईंधन की कमी है, क्रीमिया में राशनिंग हो रही है, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, रिफाइनरियां बंद पड़ी हुई हैं पिछले एक महीने से, क्योंकि सैंक्शंस के कारण पुर्जे नहीं आ पा रहे हैं। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हाल फिलहाल में 6% बढ़े हैं, क्योंकि रूस के पास पैसा नहीं, तो रूस को ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा है। सर ये भी बताइए, क्या इन हमलों से रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता प्रभावित होगी? जरूर हो रही है, क्योंकि तेल की इनकम से रूस अपनी वार मशीन को फिनांस कर रहा था, दौड़ा रहा था। तो अब सैनिकों के वेतन में, हथियार बनाने में, लॉजिस्टिक्स में कमी है। सर्दी में सेना को और ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत होती जो उपलब्ध नहीं है। उत्पादन तो कम हो ही रहा है, रेवेन्यू गिर भी रहा है। यूक्रेन ने कहा भी है कि रिफाइनिंग से 20% असर पड़ा है, और युद्ध को फंडिंग सीधे प्रभावित हो रही है। 160 हमलों में से 225 हमले तो केवल सितंबर अक्टूबर में हुए हैं। तो अब रूस डिफेंसिव हो रहा है इस पूरी लड़ाई में, उसको अपनी प्रमुख रिफाइनरीज को बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। जैसे कल ही एक बड़े रूसी ऑयल बेस के ऊपर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। ऐसी स्थिति में हथियारों का रिप्लेसमेंट थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पुतिन ने कहा है सरकार की इसमें प्रभाव कम है, लेकिन हाँ ये है कि मुश्किल रूस की अब इस समय में सबसे ज्यादा बड़ी ये है कि वो जंग लड़े या अपनी रिफाइनरी की सुरक्षा करे। तो जो आक्रामकता थी वो ठहर रही है। 2014 वाले प्रतिबंध भी थे, वो थोड़े सख्त थे, लेकिन युद्ध में तेल की अर्थव्यवस्था को उतना प्रभावित नहीं करते थे। अब ये प्रतिबंध तेल की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं, और यूक्रेन ने भी उसी अर्थव्यवस्था पर हमला करना शुरू किया। जी बिल्कुल, इन खबरों पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। लगातार यूक्रेन की ओर से रशिया पर अटैक किया जा रहा है, उसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट्स आएगा वो लगातार हम आप तक लेकर आएंगे। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। धन्यवाद। ये बोनस पॉइंट है, इस दौरान तमाम जो अपडेट्स आते हैं दिन भर के वो आप लोगों को बताए जाते हैं। इसके साथ ही अंशुमान सर आप लोगों के लिए जो खबरें आती हैं, अपडेट्स आते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, विस्तार से आप लोगों को समझाते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.